सामने बैठी हैं, जिनकी वाणी में भक्ति है, जिनके विचारों में ऊर्जा है और जिनके शब्दों में जीवन को बदल देने की ताकत है, जिन्होंने लाखों युवाओं को सिखाया है कि सकारात्मक सोच और भक्ति के साथ हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी प्रसिद्ध कथावाचिका, मोटिवेशनल स्पीकर और भजन गायिका माननीय जया किशोरी जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत कीजिए। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूं श्री सुनील गलगोटिया जी, चांसलर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, श्री ध्रुव गलगोटिया जी, सीईओ गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आप मंच पर आएं और जया किशोरी जी का स्वागत करें। थैंक यू सर। अब वो पल आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आपने इन्हें कई बार टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा और अपने जीवन को इनकी बातों से बदला भी होगा निश्चित ही, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती रहती हूँ और अपनी लाइफ में इनकी बातों को सोचकर आगे बढ़ाती रहती हूँ। तो मंच पर जया किशोरी जी हैं। एक बार तालियों से अगर आप स्वागत कर देंगे तो हम इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे और जया किशोरी जी की बातों को सुन लेंगे। नमस्ते जी, राधे राधे। यहाँ कई कथा वाले बच्चे बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जयकारे लग रहे हैं। और आई थिंक आपका ये जोश देख के मुझे लगता है आपको कथा करानी चाहिए एक बार कॉलेज में। पर थैंक यू सो मच गलगोटियाज यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम युवाओं से जुड़ें, उनसे बात करें, उन्हें समझें और एंड में हम 15-20 मिनट्स ट्राई करेंगे कि आपके भी क्वेश्चंस लें, आप भी जो पूछना चाहते हैं या आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं, सो दैट हम ये समझ पाए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। बिकॉज व्हाट आई एम स्पीकिंग इज़ माई एक्सपीरियंस, माई लेसन्स। अगर उससे आपको सीख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आई वुड से कि हम जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम वही चीज़ें प्रिपेयर करें या पढ़ें। बट थैंक यू सो मच यहाँ पे सब आने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं नहीं कहूँगी 100%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में हमारी जो सोच होती है वही हमें बना रही होती है। आपका माइंडसेट कैसा है ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। एक बहुत सुंदर बात है, कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नज़र है वैसी दुनिया दिखती है। तो जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं, कई बार दुनिया भी आपको अलग दिखने लगती है। कई बार बोल रहे हैं लोग कि अरे ये सब बोलने वाली बातें हैं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हम कुछ कहानियाँ आज सुनेंगे, और कहानियाँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मेरे लाइफ में मोस्टली जितना मैंने समझा है वो कहानियों से ही समझा है, कथाओं से समझा है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, दो लोग हैं, काम कर रहे हैं। अब काम क्या कर रहे हैं? आप जब मूर्ति बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, पहले पत्थरों का काम होता है, उन्हें तोड़ा जाता है, फिर शेप दिया जाता है। दो व्यक्ति हैं, एक एक दूरी पर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक से जाकर पूछा गया तो बड़ा इरिटेटेड है, उससे कहा गया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं और अब बहुत मेहनत का काम है, जाओ यहां से। ठीक है, वो दूसरे के पास गया, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मंदिर बना रहा हूं, यहाँ पर भगवान आएंगे, फिर लोग आएंगे, वो अपने इष्ट को मानकर यहाँ सुकून प्राप्त करेंगे। और उसके चेहरे पर एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट है। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, यस और नो? एक तो जिन जिन ने मेरी कथा देखी होगी, मुझे थोड़ा सा, मैं अकेले बात नहीं कर सकती,
आपका पता नहीं, मैं बोर हो जाती हूँ तो आपको बात करनी पड़ेगी, यस और नो, ओके? ओ आई लव द फैंस, वेरी फैंसी हाँ जी, तो यस और नो? क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, यस, पर अब दोनों के रिएक्शंस अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक जर्नी को एंजॉय कर रहा है, वो समझ रहा है कि वो क्यों वो काम कर रहा है, और एक सिर्फ अपने काम में ध्यान दे रहा है। कई बार जब आपको पता होता है कि रास्ता अच्छा नहीं है, तो बेटर है कि हेडफोन्स लगाइए, अच्छे भजन, मेरे लिए आपको गाने सुनने हैं तो आप गाने भी सुन सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, पर अच्छा गाना चलाइए, अच्छा भजन चलाइए, और ये विचार करिए कि मानो आप डेजर्ट सफारी में हैं। एंजॉय द रोड, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब जब आपको कोई बम्पर आएगा, जब जब झटके लगेंगे, तब तब आप चिल्लाएं, कैसा रास्ता ले लिया, कितना खराब रास्ता है। अब रास्ता तो आपके चिल्लाने से या इरिटेट होने से ठीक नहीं होने वाला, यस और नो? पर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। गीता जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है जहां भगवान समझाते हैं कि लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह होते हैं। किसकी तरह? व्हाट डू यू मीन बाय सीजन्स? मौसम। अब यहां कितने हैं जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती? हाथ उठाना। ओके। कितने हैं जिनको ठंड अच्छी नहीं लगती? कितने हैं जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती? तो हटा दे, पर आपको अच्छी नहीं लगती ना, हटा दे क्या? मौसम ही हटा देते? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। देन व्हाट इज पॉसिबल? जब गर्मी आ रही है फैन चला लो, जब ठंड है तो कुछ गर्म कपड़े पहन लो, हीटर चला लो, जब बारिश अच्छी नहीं लग रही है तो या तो घर से बाहर ना निकलो उस वक्त, या रेनकोट पहन लो, अम्ब्रेला ले लो। यानी जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जहां आप परिस्थिति नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं। उस वक्त परिस्थिति नहीं बदल सकते पे क्रोधित होने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दो। सही है? पर ये आप करते हो? सो नाइस, कितने प्राउडली सब कह रहे हैं नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बात बोल के अपना थोड़ा नुकसान कर सकती हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं इस क्षेत्र में आई थी, मैं ये सोच लेकर आई थी कि मुझे बदलाव लेकर आना है, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखना है। तो आपको पता है आज के सेशन में मैं जितनी भी बातें करूंगी उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है। आपको सब पहले से पता है। रीजन इज कि दुनिया में 5-6 ही ज्ञान की बातें हैं, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5-6 प्रॉपर ज्ञान की बातें हैं, वही घूम रही है। और सारे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर, कथाकार, जो भी आप कह लो, लाइफ कोच, यही 5-6 बातें दोहरा रहे हैं। बस सबके तरीके अलग अलग हैं। आपको बात नहीं अच्छी लगती, आपको लोगों का तरीका अच्छा लगता है, पर बात आपको पहले से पता है। नाउ द सैड पार्ट इज कि जो आपको पहले से पता है वो भी करने के लिए आपको कोई चाहिए कि आए, हमें बताए, वो बताए जो हमें पहले से पता है, हम फिर करेंगे। क्या ये अच्छी बात है? अब नुकसान क्या है कि अगर आपको सब पहले से ठीक से पता चल गया, आप मुझे बुलाओगे ही क्यों? पर हम तो यही चाहेंगे कि आप बार बार बुलाएं। बट द ट्रूथ इज, सच्चाई तो यही है कि आपको सब पता है। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो आप किसी और पे डिपेंडेंट क्यों हैं? कोई आपको बात बताने 1 घंटे के लिए आएगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो 1 घंटा, 2 घंटा, हाफ एन आवर चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा। लाइफ टाइम आपको मोटिवेट कौन कर सकता है? यस, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपको कुछ बहुत दिल से चाहिए होता है ना, तब उसके लिए किए गए सैक्रिफाइसेस सैक्रिफाइस नहीं होते। यस और नो? जब माँ अपने बच्चे के लिए कोई चीज करती है वो सैक्रिफाइस नहीं होता, दैट इज आउट ऑफ लव।
तो जब आपको सच में कुछ चाहिए ना, चाहे करियर के लिए चाहिए, फैमिली के लिए चाहिए, लाइफ के लिए चाहिए, उसके लिए कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होता. यू डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट. ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि जब आप पढ़ने भी आ रहे हैं, अब देखा जाए जब पढ़ने की बात हो, पढ़ना इज बोरिंग, यस और नो? पर वो तब है जब आप कहेंगे हम पढ़ रहे हैं. नो, आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ बनना है, आपका एक गोल है, आपको वो गोल अचीव करना है, आपको वो पोजीशन चाहिए, उसके लिए पढ़ना जरूरी है. कोई भी फील्ड में मेहनत करना जरूरी है. अगर आपको किसी को देखकर लग रहा है भाई इसको तो बड़ी आसानी से मिल गया, नहीं मिलता. आसानी से किसी को नहीं मिलता. हम कहते हैं ना कि घास हमेशा, दूसरे की घास हमेशा, जोर से बोलो क्योंकि आपको भी लगती है. इंस्टाग्राम पे आप यही देखते रहते हो, यार इसने गाड़ी ले ली, ये तो वर्ल्ड टूर कर रहा है, ये तो ये कर रहा है. तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट द ट्रूथ इज घास वही हरी होती है जो रोज पानी डालता है. आप अपनी घास में पानी डालना शुरू करिए, वो भी हरी हो जाएगी, पर आपका ध्यान तो दूसरे की घास में है. यस और नो? आपको लग रहा है वो क्या कर रहा है, उसने क्या लिया. अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे प्लानिंग कर रहे हो. पर हमारा ध्यान मैक्सिमम किस पर है? दूसरों पर. एक नजरिया हमारा ये भी है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं. मत करिए. मैं मेरे लिए भी कहती हूं, कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं मेरे पास और बच्चों से कहते हैं भाई इनसे सीखो, तो मैं कहती हूं नहीं, क्योंकि अगर मुझसे सीखना है तो पहले माँ बाप को मेरे माँ बाप से सीखना पड़ेगा. उन्होंने जो माहौल दिया वो आपको माहौल अपने बच्चे को देना पड़ेगा, तब जाके वो कर सकता है जो मैंने किया, क्योंकि मुझे वो माहौल मिला. तो कंपैरिजन आप कर नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे पता चला कल से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं. यस, नर्वस, सो सॉरी. मुझे कई बार लगता है ना, आई हैव पास्ड दैट एज जहां पे एग्जामिनेशंस होती है. जब मुझे पता चलता है ना किसी के एग्जाम से, मुझे अपने लिए बड़ी खुशी महसूस होती है कि आई हैव पास्ड दैट एज. बट एग्जाम्स है. अब एग्जाम्स में एक चीज है जो बहुत हमारे दिमाग में चलती है, दो तीन चीजें. फॉर एग्जाम्पल, पास में कौन बैठेगा? यस और नो? है ना? हम आगे तो नहीं बैठ रहे टीचर के बहुत पास. मेरे पास वाला टॉपर है कि कौन है? फिर मेरा फेवरेट पेन कौन सा है, लकी टी शर्ट कौन सी है. आपको पता है इतना तामझाम कौन करता है? जो पढ़ के नहीं जाता है. ये सारी कहानियां उन्हीं की है. मेरे पिता ने मुझे बहुत बचपन में ये बात समझाई. नॉट दैट कि मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रही हूं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप बहुत ज्यादा इन चीजों में मानने लग जाते हैं ना कि ये पहनने से सक्सेस मिल जाती है, ये करने से काम बन जाता है, तो आपका ध्यान मेहनत से हट जाता है. तो मेरे पिता ने मुझे बहुत बचपन में कहा कि अपना ध्यान हमेशा इसी पे रखना कि मेहनत करेंगे तो मिलेगा, वरना कितना ही पहन लो, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. बहुत लोग पहन के बैठे हैं, हर किसी को सक्सेस थोड़ी मिल गया. इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क. तो यहां भले ही आप सोच लो बगल में कौन बैठ रहा है, उसका पेपर देख लेंगे और शायद पास भी हो जाओगे. क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन पेपर सेम है. जिंदगी में क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आता. तब आप चीटिंग नहीं कर सकते. तब आप जिसको देखकर आंसर लिख रहे हो, शायद उसका क्वेश्चन कुछ और है और आपका क्वेश्चन कुछ और, पर आपने तो वही आंसर लिख दिया. अब उसको सक्सेस मिल जाएगा क्योंकि उसने सही क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है, पर आपको सक्सेस. सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें. आई ऑलवेज से कंपटीशन ये नहीं है कि मुझे उससे बेहतर बनना है. कंपटीशन है मुझे खुद के आज से कल बेहतर बनना है. एवरी डे. मेरे माता पिता, मुझे लगता है मेरे जीवन की सारी सीख उन्हीं से मुझे मिली है. तो एक बहुत अच्छी लाइन है, कई बार जब मुझे लोग पूछते हैं कि आप हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पिता ने मुझे बचपन में एक बात सिखाई थी, बहता पानी निर्मला. मीनिंग आपको समझ आया?
जब पानी बहता रहता है साफ रहता है। बहुत देर तक अगर एक जगह पानी रुक जाएगा तो वो गंदगी अट्रैक्ट करने लगता है, वहां पे चीजें जमने लगती है। तो उन्होंने कहा जब तक बहती रहोगी साफ रहोगी, जब रुक गई तो गलत चीजें अट्रैक्ट होती जाएगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कर लिया नाउ वी आर डन। नॉट दैट आई एम सेइंग आप रैट रेस में जाओ, क्योंकि रेस मनी की नहीं है, रेस स्किल्स की है। आप एक टाइम पे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे एंड आई एम श्योर आप सब पहुंच जाएंगे। और श्योर मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है आप मेहनत करेंगे। यस और नो? तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब उस जगह पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर लाइफ हो आपकी, लग्जरियस लाइफ हो, जहां आप अपने पेरेंट्स के स्पेशली वो सपने पूरे कर पाए जो वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है जितनी खुशी पेरेंट्स को होती है ना बच्चों को खिलौने दिलाकर या उनको अच्छी जिंदगी देकर, एक एज के बाद बच्चों को भी उतनी ही खुशी होती है अपने पेरेंट्स को वो देकर। यस और नो? जब उनको पता चलता है कि आज जब पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं उसका कारण वो बच्चे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि जिस बच्ची ने अभी ताली बजाई है उसको ये बात समझ भी नहीं आई है, बट दैट्स गॉड्स साइन। शी इज वेरी यंग और उसने इस बात पे ताली बजाई है ये समझाने को। और मैं आप सबको कह रही हूं मेहनत करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। जब मैं एज अ स्पिरिचुअल स्पीकर इस बारे में बात करती हूं तो कई बार लोग कहते हैं कि व्हाई यू स्पीकिंग अबाउट मनी, स्पिरिचुअलिटी तो मनी की बात नहीं करता। और मैं कहूं क्यों नहीं करता? जब आज हम भारत को पहले जैसा भारत बनाना चाह रहे हैं, और पहले जैसा भारत मतलब पहले भारत का एक नाम था क्या? सोने की चिड़िया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गोल्डन रंग था, समृद्ध भारत, धन था भारत के पास। अब मुझे एक बात बताओ, जब भारत के पास सबसे ज्यादा धन था, आध्यात्म तब ज्यादा था कि अब ज्यादा है? तब ज्यादा था। तो यानी धन भी ज्यादा था, अध्यात्म भी ज्यादा था। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो जब आप आध्यात्मिक होते हैं ना, आप एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करते हो। व्हाट इज दैट? कि जब आप कोई काम कर रहे हो, आपके दिमाग में एक विचार आता है कि इस काम से मेरा तो भला हो पर समाज का भी भला हो। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ नहीं है, एंड नॉट अ सिंगल स्क्रिप्चर इज टीचिंग दैट। अगर कोई आपको ये आई नो यहां जितने युवा बैठे हैं, बीइंग अ यूथ, मैं आपको समझ सकती हूं कि जब हम भक्ति में जाते हैं तो कई बार हमारे बड़े बहुत लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं हमें रूल्स की। कोई रूल नहीं है। रूल होता तो हर भक्त एक ही रूल बुक के हिसाब से चलता। हर डिवोटी ने अलग लाइफ जी है, हर डिवोटी ने। यू सी शबरी माता, यू सी सुदामा जी, यू सी मीराबाई, यू सी नरसी जी, हर किसी की लाइफ भक्ति करने का तरीका वॉज डिफरेंट। वाई? क्योंकि वो उन्होंने खुद ने चुना था। ये फ्रीडम है आपके पास स्पिरिचुअलिटी में, चूज योर ओन पाथ। पर कई बार जब आप जाते हो तो आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाता है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते। स्पिरिचुअलिटी में पता ब्यूटी क्या है? एंटर करो, अपने आप सब करने लगोगे। इट्स लाइक यहां कौन है जो जिम जाते हैं? ओके कौन है जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और बाकी क्या कर रहे हैं? वही करना चाहिए, है ना? कुछ ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। वॉकिंग करते हैं। भाई आपकी तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, मुझे ऐसे फील हो रहा था यहाँ पे कोई गोल्फ कार्ट होनी चाहिए थी, यू नो, इतना चलना पड़ता है। तो आई थिंक आपकी हाफ वॉकिंग तो यही हो जाती होगी। तो अब जैसे मान लीजिए जब आप जिम जाते हो ना, आई नो जिम जाने में बड़ी मेहनत लगती है, बॉडी एक करता है, सब कुछ है, पर जब धीरे धीरे आपको ना असर दिखने लगता है ना, तो आपको जाने का मन करता है। स्पिरिचुअलिटी यही है। डे 1 पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको एकदम रूल्स में चले जाना है, नहीं। एंटर करो जिम में, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर आप असर देखोगे। जब असर दिखता है ना, तब आपको मन करता है कि अच्छा थोड़ा और ट्राई करते हैं। सो व्हेन आई एंटर्ड, मैं तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करती थी,
क्योंकि आई वॉज अ किड, आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 6. 6 साल के बच्चे को कोई नहीं बोल सकता ये नहीं करना वो नहीं करना, वो सब करेगा. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. पर धीरे धीरे ना जब एक एज आती है आपकी, जब आप देख रहे हो कि उस समय आपके आसपास के दोस्त एक ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जो मैं भी कर रही हूँ. यू नो, व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत चेंजेस आते हैं आपके अंदर और बहुत डिफिकल्ट होता है उनसे ओवरकम करना. बट मेरे लिए बड़ा ईजी था. मैंने बड़ी ग्रेसफुली वो सारे चेंजेस ओवरकम किए और जो मेरे दोस्त नहीं कर पा रहे थे. और तब मैंने अपने आप को समझाया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है कि मैं इन चीजों से इतना मुझे फर्क नहीं पड़ रहा और उनको इतना पड़ रहा है. द ओनली रीजन वॉज स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई वॉज स्पिरिचुअल. उस दिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे और चीजें करनी है. तो मैंने कहा कि अच्छा और मुझे बताओ क्या करना चाहिए. तब उन्होंने कहा एक सात्विक लाइफस्टाइल होनी चाहिए. व्हाट इज सात्विक लाइफस्टाइल? आपने समझा है? आपको पता है 3 गुण होते हैं शास्त्रों के अनुसार, सात्विक, राजसिक, तामसिक. अब पहले तो ये माना जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए ये तीनों गुण होने चाहिए उसकी बॉडी में, थोड़े थोड़े, एक नॉर्मल इंसान में. फिर थोड़ा ऊपर उठोगे तो तामसिक हटा दो, राजसिक और सात्विक तक रहो. ये दोनों चीजें करो. एकदम ही आपको लगेगा, एकदम ही मतलब आपको एपिटमी ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करना है, पूरे सात्विक हो जाओ. अभी तीनों के गुण होते हैं फूड हैबिट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में, स्लीपिंग क्वालिटीज में, रीडिंग हैबिट्स में, हर चीज में. यानी हर एक चीज ये 3 गुण अपने अंदर रखता है. खाने में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है. अब कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं, पर जब एग्जाम के टाइम जाते हैं ना चीजें याद नहीं रहती. कितनों के साथ ऐसा होता है? ओके. अब कितने हैं जो एग्जाम के टाइम पूरी पूरी रात पढ़ते हैं? वेरी गुड, यही खत्म बात. ब्रेन को टाइम कब दिया? जैसे खाना खाने के बाद बॉडी को टाइम देना पड़ता है ना डाइजेस्ट करने के लिए. आप कंटिन्यूअसली 24/7 खाते तो नहीं रहते. क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है. वैसे ही जो पढ़ा वो दिमाग में बैठाने में दिमाग को भी टाइम लगता है. आपने टाइम ही नहीं दिया. आप पूरी रात जग रहे हैं, जाके पेपर पढ़ रहे हैं, सब मैसी है यहाँ पे. दिमाग कह रहा है मुझे भी तो टाइम देना था ना कि मैं ठीक तरीके से जो जो पढ़ा वो पेपर दिमाग में बनाऊं ताकि तुम्हें याद आए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है. सेकंड, जब आप रात को जग रहे हैं, कितने हैं जो जंक फूड खाते हैं? वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू. हो गया लथार्जी तो ऐसे ही आएगी आपको. अब लेजीनेस आएगा. अब जो पढ़ रहे हो पढ़ने में मन नहीं लगेगा. कई बार आपके साथ होगा कि आपको पता नहीं चलता है और एक ही किताब के एक ही पन्ने पे आपने बहुत समय बिता दिया, ब्लैंक आउट हो जाते हो आप. यस और नो? जोन आउट हो जाते हो. हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ योर फूड हैबिट्स. कि वो आपको लेजी करता है. अब उसको नींद आ रही है, शरीर को रेस्ट चाहिए. हर टाइम के लिए स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स शास्त्रों ने बताई है. इसीलिए मैं हर बच्चे से कहती हूं कि प्लीज स्क्रिप्चर्स उठाइए. वो आपको पूजा पाठ, मंदिर जाना नहीं सिखा रहा, वो लाइफ जीना सिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अर्जुन वॉज अ वॉरियर, योद्धा. ये तो कोई नहीं बोल सकता कि भाई वो युद्ध से डरता था. बोल सकता है कोई कि भाई वो डर गया, अरे इतना बड़ा युद्ध मैं कैसे लड़ूंगा? उसने महादेव जी के साथ युद्ध किया है. वो वैसे योद्धा है, वो युद्ध से नहीं डर रहा. अभी वो कंफ्यूज्ड है. उसे लग रहा है युद्ध तो कर सकता हूं पर अपनों के साथ करूं कि नहीं करूं. सो गीता स्टार्ट्स विथ कंफ्यूजन. हमारी लाइफ में अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये करे कि नहीं करे, ये करियर चॉइस के ले कि नहीं ले, इस रिलेशनशिप में जाए कि नहीं जाए, ये जॉब करे कि वो जॉब करे, इस शहर में जाए कि. ये सी बातों में आपको कितना मजा आया ना? लाइक रैपिड एक्सप्रेशन चेंज आया. ये बदलिए, थोड़ा ध्यान यहां से कहीं और लेके जाइए. सबसे कहूंगी मैं, हमारा मेजर ध्यान इन चीजों में है अभी. आई ऑलवेज से नॉट दैट कि आप फ्रेंडशिप ना करें या रिलेशनशिप आपको कोई पसंद, दैट्स ओके. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है सही समय कब होता है? जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल है. जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ भी नहीं पता, वो इंसान रिश्तों में कभी भी मैच्योरिटी नहीं देखता, इसीलिए वो चलेगी भी नहीं ठीक से. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले खुद समझदार हो जाएं,
तब करे कि हमें किसे चुनना है, क्योंकि बेवकूफ बेवकूफ को ही चुनेगा। यस और नो? एंड अगर कोई भी है जिनके पार्टनर्स है, आपको कैसे पता चले whether that person is right or not? Your person should, encourage you for your growth. तो मान लो अभी सब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट काम विद्यार्थी के लिए है पढ़ाई। ये शास्त्र कहता है, एक एज तक तो शास्त्र कहता है विद्यार्थी जीवन ही होना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अब आपका पता नहीं, देखिए शास्त्र तो यही कहता है, पर शास्त्र ये समझाता है क्यों? बिकॉज दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। अब मान लो आपके पढ़ाई का समय हुआ, आपने कहा फोन पे कि चलो अब पढ़ने जाते हैं, सामने वाला कहे वेरी गुड, चलो मेरा भी पढ़ने का टाइम है, परफेक्ट पार्टनर। अब वो कहे नहीं, 5 मिनट और 10 मिनट और, थोड़ी देर बाद, उसी वक्त ब्लॉक करो। क्यों? क्योंकि वो इंसान ये नहीं समझता कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्योंकि ये टाइम उस चीज के लिए, टाइम वापस नहीं आएगा। दुनिया में हर चीज वापस आ जाती है, पैसा वापस आ जाएगा, गया हुआ पोजीशन वापस आ जाता है, समय वापस नहीं आता। इस समय में जो आपका फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, दिमाग आप जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, जितना अलर्टनेस आपके अंदर है, अवेयरनेस आपके अंदर है, ये एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं होगा। तो ये समय वापस, रिश्ते वापस आ जाते हैं। यस और नो? और अभी मेरे हिसाब से देखो क्या रिश्ते, हर हफ्ते रिश्ते हैं, हर हफ्ते हार्ट ब्रेक्स हैं। अभी कुछ नहीं है ये सब। एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको सब समझ आएगा कितनी गलतियां कर रहे थे हम, इस वक्त पढ़ाई कर लेते तो आज कहां के कहां होते। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन दैट। ये मेरे एक्सपीरियंस है कि सही समय पर सही चीज को टाइम दे दिया ना, वो चीज आपको वापसी देती है। मेरे पिता कहते थे समय बर्बाद मत करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद करेगा। ये समय की खासियत है, जब आपको उसकी जरूरत होगी वो आपको नहीं छोड़ेगा फिर। तो समय बहुत प्रेशियस है। एंड बाय प्रेशियस आई मीन कि जब जो कर रहे हो ना उसको 100% दो। सो जब मैं एंटरटेनमेंट भी करती थी ना कि आज चलो आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई एंटरटेनमेंट, मेरे पेरेंट्स कहते थे उसको भी जी भर के करो। उस वक्त मत सोचो कि कल काम करना है, तब तुमने टाइम वेस्ट किया है, तब तुमने टाइम वेस्ट किया है। तो एंटरटेनमेंट भी पूरा करो, कि कुछ देख रहे हैं उसको पूरा देखे। उस वक्त दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, आंखें कुछ और देख रही है, टाइम वेस्ट कर दिया आपने। सेकेंड, आई वुड फील कि एक और कहानी सुनाती हूं। ये कहानी कईयों ने यहां पे सुनी होगी। एक हाथी था और उसके साथ उसका ओनर है। हाथी के पैर में एक रोप बंधा हुआ है, उसको एक खूंटे के साथ बांधा हुआ है। रोप इतना पतला है, इतना पतला है कि वो हल्का सा पैर ऐसे करेगा रोप टूट जाएगा। सामने से एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी नजर उस पर पड़ी तो व्यक्ति ने ओनर से कहा कि तुम्हारी डिसिप्लिन तो लाजवाब है, लाइक इतना बड़ा जानवर ये एक झटके में इस रोप को तोड़ सकता है, फिर भी ये नहीं तोड़ रहा, और तुम्हें भी डर नहीं लग रहा कि तोड़ के निकल सकता है। ओनर ने कहा कि जब ये बहुत छोटा था ना, मैंने ये रोप तब बांधी थी इसको, तब ये बड़ी कोशिश करता था, पर तब इतनी शक्ति नहीं थी कि रोप तोड़ पाए। अब ये बड़ा हो गया है, अब इसके अंदर इतनी शक्ति है कि झटके में तोड़ दे, पर मेंटली ये हार मान चुका है। मेंटली इसको आज भी लगता है कि जैसे उस समय मैं ये रोप नहीं तोड़ पाया, आज भी ये रोप नहीं तोड़ पाऊंगा। आपके पास्ट के फेलियर्स आपके माइंड को ऐसा बदल देते हैं कि आपको लगता है आगे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड फॉर मी फेलियर है ही नहीं, तो सीख है। ईश्वर ने हारने जीतने नहीं भेजा, यहां सीखने भेजा है। जितना सीखोगे उतने सफल होते जाओगे, और फेलियर से ज्यादा अच्छी सीख आपको कोई नहीं दे सकता। यस और नो? सक्सेस तो कभी नहीं दे सकता, सक्सेस घमंड देता है। जीत जाते हो तो एक अंदर से आई हैव डन दिस। फेलियर सीख देता है, और जो जितने फेलियर्स का सामना करता है वो उतना सक्सेसफुल होता है। वरना कई बार हमने कई ऐसे इंसान देखे जो सफल हुए पर रातों रात खत्म भी हो गए।
यस और नो? मैं हमेशा एक बात कहती हूं, बिकॉज अब सोशल मीडिया का जमाना है, इट इज वेरी इजी कि आप फेमस हो सके. डू एनीथिंग एंड यू विल बी फेमस, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फेमस एंड बीइंग सक्सेसफुल. हर प्रसिद्ध व्यक्ति सफल नहीं है, पर हर सफल व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है. तो आपको किसके पीछे जाना है? सफलता. और सफलता में समय लगता है. तो सफल होना इतना कठिन नहीं है, याद रखिएगा. आप एक सर्टेन तरीका होता है, आप वो करिए, सफल हो जाओगे. तो सफल होना कठिन नहीं है. तो कठिन क्या है बताओ? सफल रहना. सक्सेसफुल कई बार लोग हो जाते हैं, फिर उसके बाद वापस वो चीजें छिन भी जाती है. तो फिर क्या उसको आप सच में सफलता कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो सफलता ऐसी है जो आपको शॉर्टकट से मिली है, कुछ भी करके मिली है. पर जो सफलता धैर्य के साथ मिलती है, फेलियर्स का सामना करके मिलती है, उस व्यक्ति को पता है कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है. एंड समटाइम्स क्या करना है ना पता हो चलेगा, पर क्या नहीं करना है पता होना चाहिए. आई ऑलवेज से उसके लिए सबसे अच्छी हैबिट होती है लिसनिंग. लिसन टू एवरीबडी. शास्त्र आपको 3 तरीके बताते हैं सफलता के लिए. अब ये बता रहे हैं भक्ति में सफलता, पर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको समझ आता है कि नहीं, ये तो किसी भी फील्ड में काम करेगा. तो वो 3 चीजें हैं: श्रवण, चिंतन, मनन. मतलब क्या हुआ? श्रवण मतलब लिसन, नेक्स्ट थिंक, थर्ड इम्बाइब. अब पहला है सुनना. सबको सुनो. किसी रीजन से भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया है. मतलब क्या है इसका? ज्यादा सुनो, कम बोलो. हम क्या कर रहे हैं? पता सबको है, कोई ठीक नहीं कर रहा. तो सबको सुनो. देखिए, बोलोगे वही जो पहले से पता है, कुछ नया नहीं है उसमें. पर सुनोगे तो क्या पता वो पता चल जाए जो नहीं पता है. सबको सुनो. अब कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सबको क्यों सुने भाई, हम उसको सुनेंगे जो समझदार है. नहीं, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो. हाँ, इनका एक्सप्रेशन नहीं, लेट मी कंप्लीट. ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो. क्यों? ज्ञानी को सुनने से पता चलता है क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलता है क्या नहीं करना चाहिए. यह भी पता होना चाहिए ना. जैसा मैंने कहा, क्या करना है ना पता हो चलेगा, पर क्या नहीं करना है ज्यादा होना चाहिए पता. सेकंड क्या है? चिंतन. अब चिंतन का मतलब होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल स्पीकर, आई टॉक अबाउट माई स्क्रिप्चर. सनातन धर्म, सनातन धर्म कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता. जो सिखा रहा है वो सनातन धर्म नहीं सिखा रहा आपको. सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं सिखाता. सबसे बड़ा रीजन तो एक है उसका कि आपके सारे स्क्रिप्चर्स, मैक्सिमम स्क्रिप्चर्स स्टार्ट ही क्वेश्चन से हो रहे हैं. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? वाह, इतनी हिंदी तो आपको मेरी अच्छी समझ आई गई होगी. जिज्ञासा. क्वेश्चन मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की इच्छा. तो मैक्सिमम स्क्रिप्चर्स आपके क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल गीता. गीता में अर्जुन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. किससे? भगवान से. पूछने की जरूरत है. आज किसी आप अननोन से पूछो या किसी नॉर्मल इंसान से पूछो, समझ आता है कि आपको ये देखना उसको कितना. भगवान, अर्जुन को पता है वो भगवान है. जरूरत है भगवान से क्वेश्चन पूछने की. वो तो जो बोले कर देना चाहिए, पर वो उनसे भी पूछ रहे हैं कि ये तो ये क्यों, ये करना है तो वो क्यों, ऐसा बोला तो ऐसा क्यों. और एक बार भी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा मुझसे जबान लड़ाता है. दैट्स व्हाट वी हियर. कई बार आप एल्डर्स से पूछते हो ना कि जबान लड़ाता है. मैं तो कई बार अपने पेरेंट्स को भी कहती हूँ, मैंने कहा जब बड़ों के पास आंसर नहीं होता ना, वो यही बोलते हैं, इसके बाद समझ जाना कि इनके पास अभी आंसर बचा नहीं है. पर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा
भगवान ने हर क्वेश्चन का स्माइल करते हुए आंसर दिया, हर क्वेश्चन का। कई बार अर्जुन ने एक क्वेश्चन दो दो बार किए हैं, फ्रेमवर्क बदल दिया थोड़ा, पर मतलब एक ही था क्वेश्चन का। भगवान ने हर चीज को धैर्य से सुना, समझाया। यानी सनातन धर्म एनकरेज करता है क्वेश्चंस को। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको किसी की बातों पे अंधविश्वास करने की जरूरत मेरी भी मत करना। मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स के हिसाब से बोल रही हूं। हो सकता है वो चीज आपके लाइफ पे लागू ना हो, तो पर वो पता कैसे चलेगा? जब जो बात सुनी वो घर जाके उसका चिंतन करोगे, आज क्या बात हुई, ये बात मेरी लाइफ पे कैसे लागू होती है, लागू होती है कि नहीं होती है, होती है तो इसको कैसे अपने लाइफ में इनकलकेट करूं, इसको कहते चिंतन। जब शास्त्रों का सुनते हैं तो तुरंत नहीं मान लेना जिसने जो बोला, जाके सर्च करना ये बात है कि नहीं है। अभी हम अंदर ऑफिस में बात कर रहे थे कि अभी कुछ रील्स बड़ी फेमस हो रही है इंटरनेट पे, कृष्ण कहते हैं, ये सुनो, अब जाके देख लो भाई कहां कहते हैं। हर कोई अपनी मन की बात के ऊपर लिख दे रहा है कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भी नीचे आ जाएंगे, मैंने कब कहा ये सब। ये सुनो, इतना इजी हो चुका है बोलना कृष्ण कहते हैं आपको। तो अब हमने क्या, जैसे मैंने आपको कहा है गीता में एक श्लोक है सीजन्स के ऊपर, गो एंड सर्च दैट, कौन सा श्लोक है, उसका मीनिंग कौन सा है, इसको कहते चिंतन। आपका अपना रिवीजन, आपकी अपनी पढ़ाई, वही इंसान अपने दिमाग को तेज कर पाता है। जो मान लेगा इसने ये बोला, वो गलती मैं कर चुकी हूं। मेरी भी कई एक दो रील्स आपने देखी होगी, है ना, जहां पे मैंने थोड़ी अजीब अजीब बातें करी है। ये मेरा वही समय चल रहा था, जिसने जो बोला सुन लो और वही कॉपी पेस्ट कर दो। फिर बाद में आपको समझ आता है कि हर व्यक्ति सही नहीं बोल रहा, वो भी शायद किसी को सुन के बोल रहा जिसने रिसर्च नहीं किया। उस दिन मैंने अपने आप को कहा कि आज के बाद मैं वही बोलूंगी जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तभी से एक कोट आता है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो चीज आप अपनी लाइफ में लागू नहीं कर सकते वो बोले ना। और यहां पे हम सब बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हैं, यस और नो, सब यहां मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कैसे? आपके दोस्त रिश्तेदार के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आपसे अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, पर वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए तो। और ये आपके साथ नहीं है। तो महाभारत में प्रसंग आता है, महाभारत में प्रसंग है कि युद्ध के एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, भाई सामने मेरा परिवार है, मेरे कजिन्स हैं, मेरे बड़े हैं, होगा नहीं मुझसे। तब उनकी टीम में से एक व्यक्ति आता है, मोटिवेशनल स्पीकर, वो आके युधिष्ठिर को समझाते हैं, मनाते हैं, 10-10 एग्जाम्पल्स देते हैं, तब जाके युधिष्ठिर रेडी होते हैं। डू यू नो वो कौन थे? बताओ कौन थे? ट्राई एटलीस्ट, मैं नहीं पनिशमेंट दूंगी। नो, मैं बताऊं? अर्जुन। दूसरे दिन किसकी हालत खराब हुई है? ये हम हैं। जब किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप ये करो, वो करो, ऐसा करो। वही प्रॉब्लम जब अपनी लाइफ में आती है तो हमें समझ नहीं। सेम प्रॉब्लम आई अर्जुन को, दूसरे दिन वो भी तो यही कह रहे थे, मेरा परिवार है, परिवार से जीत के क्या करूंगा। तो आपको समझना, जो बात आप कर रहे हो वो आप अपनी लाइफ में लागू करते हो कि भी नहीं। कि बातें करना बहुत आसान है, उसको लाइफ में इनकलकेट करना उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम चिंतन कर रहे हैं कि कोई बोल रहा है, वो मानना नहीं है, उसका रिवीजन करना है, पढ़ना है, चीजें समझनी है, क्वेश्चन आंसर करना है। पर अब क्वेश्चन में भी एक बात बताऊं, हमने कह दिया अर्जुन ने क्वेश्चन किया, तो अब सबको लग रहा है यस हमें तो राइट मिल गया क्वेश्चन करने का। बट देयर इज अ डिफरेंस। अर्जुन के क्वेश्चंस में मर्यादा है, हमारे क्वेश्चंस में मर्यादा नहीं होती। अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे सच जानना है,
हम क्वेश्चन करते हैं कि मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है। बहुत डिफरेंस है इन चीजों में, और इन चीजों की वजह से आपके माइंडसेट में डिफरेंस आता है। कैसे? जब आपको सच जानना है तो आप हर बात पे गौर करते हो, वो क्या बोल रहा है। जब आपको सामने वाले को गलत साबित करना है तो आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हो कि कुछ तो गलत बोले ये, फिर मैं बताता हूं। यस और नो? आप सामने वाले की 10 अच्छाई भूल जाते हैं क्योंकि आपको उसको गलत साबित करना है तो एक गलती उठा लेंगे। दिस इज वॉट सोशल मीडिया इज डूइंग राइट नाउ। यस और नो? इट्स वेरी इजी कि आप कमेंट में जाके कुछ बातें लिख दो, बट इट्स वेरी टफ जब आप दूसरे साइड होते हो। तो बहुत इजी है कि किसी की गलती निकालना, पर टफ है अपनी गलती निकालना। बुरा जो देखन में चला, जो दिल खोजा अपनो, और बड़ा मेहनत का काम है ना। खुद को बेहतर बनाना बहुत मेहनत का काम है, खुद की कमियां निकालना बहुत मेहनत का काम है। आसान क्या है? दूसरी की कमी निकालते हैं, उसको बताते हैं वो क्या गलत कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए। इतना अपने जीवन पे ध्यान दे दिया होता, हम कहां के कहां चले गए होते। यस और नो? हम भी यही करते हैं। फ्रेंड्स के साथ जब भी बैठेंगे, मैक्सिमम डिस्कशंस क्या है? वो क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, वो कैसे करता है। और आप अपनों को छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है हम टिप्पणी करने में तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, यहां कितने हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं? ओके, वेरी नाइस। पर मेजरली जितने पुरुषों ने हाथ उठाया है, ये बात उनके लिए इंप्लाई होती है कि आप कभी इनको क्रिकेट देखते हुए देखिए। जब ये मैच देख रहे हैं, पहली चीज तो जब भी मैच होता है, इंडिया का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो सब बड़े एक्साइटेड होते हैं। अब पूरा मैच देखना है तो कुछ ना कुछ तो फ्राइड चीज बनेगी घर पे। यस और नो? कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। चाय कॉफी जिसमें अच्छी खासी चीनी होती है वो रखा है, हेल्थ में खुद का कुछ अता पता। अब सामने एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है जिसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स कि जिसको पार करना नामुमकिन सा लगता है। वो एक कैच छोड़ दे, फिर इनको देखिए आप, इतने अग्रेसिव हो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे वहां से पकड़ना था, ऐसे करे। आप जाइए ना। अरे जिस पर टिप्पणी कर रहे हो उसने जीवन में जो हासिल किया है उसका 1% हमने हासिल नहीं किया है, हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये हम करते हैं। इसकी जगह उतनी मेहनत खुद की जिंदगी पर कर लेंगे तो शायद उस जगह पहुंच जाएंगे। तो सबसे मेजर चीज है, पहले तो टिप्पणियां करना बंद करिए, दूसरों पर अपने ओपिनियंस रखना बंद करिए, क्योंकि आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो चिंतन करना है। अब थर्ड क्या है? मनन। अब चिंतन कर लिया, सुन लिया, समझ लिया, सही है गलत ये है, पर अब जो सही है उसको उतारना भी तो पड़ेगा ना। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलते बोलते थोड़ी होता है, सच बोलना पड़ता है। यस और नो? मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना पड़ता है। आप कुछ भी पढ़ के जाते हो, उसको कितना भी पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल कोई सम है, उसको कैसे सॉल्व करना है आपको उसका फॉर्मूला पता है। अब आप फॉर्मूला बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, सॉल्व हो जाएगा क्या? यस और नो? बताओ। नहीं। कैसे सॉल्व होगा? उसको इंप्लाई करने से तभी होगा ना। हम सिर्फ बोल रहे हैं अभी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना है, वो करना है, मंडे से जिम जाना है, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है। कितने रेजोल्यूशन पूरे हो गए आपके? कितने साल से चल रहा है आपका? बताओ। 4-4, 5-5 साल के रेजोल्यूशन अभी तक पूरे नहीं हुई है। यस और नो? क्योंकि सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है, करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं, रेजोल्यूशन 5-6 मत बनाओ, एक बनाओ, सिर्फ एक। हम बड़े जोश में होते ना न्यू ईयर्स पे, कल से ये शुरू, ये शुरू, ये शुरू, एक भी नहीं कर पाते। एक करो, सिर्फ एक। मैं अपनी कथाओं में कहती हूं कि आप जब भी कथा में आते हैं कोई एक अच्छी बात लेके जाइए। 7 दिन की कथा है, आप सोचिए कितनी अच्छी बातें होती होंगी। सब नहीं ले जाना,
एक से ज्यादा नहीं ले जाना, सिर्फ एक ले जाना, बाकी सब सुन लो वहां पे, लेकिन आपको लाइफ में क्या उतारना है वो एक ही होना चाहिए। पर ये हर कथा में करो। जब भी कथा सुनेंगे एक अच्छी बात उठाएंगे। वैसे ही मान लीजिए आप किसी को YouTube पे सुन रहे हैं या कोई स्पीकर सुन रहे हैं, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हर पॉडकास्ट हर सेशन से एक बात उठाएंगे, एक से ज्यादा नहीं, पर उसको जीवन में उतारेंगे। अब आप देखिए ये 3 चीजें जब आप अपने लाइफ में लेकर आते हैं, आपके लाइफ में सफलता कैसे नहीं आती, अपने आप आएगी। तो ये कुछ चीजें अगर आप, और बहुत सिंपल है, आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई, आपको लगता है इनमें से कुछ बहुत टफ चीजें थी? बताइए, और मेजरली बहुत टफ चीजें हैं, फिजिकली बहुत टफ चीज? नो, बस माइंड बनाना है, विचार बदलने होंगे, नजरिया बदलना होगा और सब ठीक हो जाएगा। और एक एंड में, आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक एंड में अगर आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि बिकॉज वी आर हियर फॉर अ मोटिवेशनल सेशन, बट मेरा काम है स्पिरिचुअल सेशंस, प्लीज स्पिरिचुअलिटी लाइफ में जोड़िए जैसे आपको सही लगे। आपको नाम जप करना है नाम जप करिए, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करिए, आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं स्क्रिप्चर्स पढ़िए, जो वे आपको सही लगे, पर स्पिरिचुअल होना शुरू करिए। आप सोच नहीं सकते वो आपकी लाइफ इतने बड़े तरीके से चेंज करेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे अंदर इतने अच्छे बदलाव आ सकते हैं। ये मैंने किया है इसलिए बता रही हूं। और हर रूप में आप फिजिकली भी चेंज होते हैं। आई ऑलवेज से, जब ईश्वर के करीब जाते हो ना, ईश्वर अपने जैसा बनाने लगता है। ही इज ब्यूटिफुल। कृष्ण का मतलब ही है द वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन, इतना सुंदर। तो जब व्यक्ति डिवाइन से कनेक्ट करता है वो सुंदर होता जाता है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप चेहरे पे, जिसको हम आध्यात्म में तेज कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सच्ची बात है, ये जेन्युइनली होता है आपके साथ, आपके हेल्थ में, आपके फिजिकल लुक्स में, आपके मेंटल स्टेबिलिटी में, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी में मेजर चेंज आता है। तो प्लीज हो सके तो कोशिश करिए, और कोशिश करिए, कोई फोर्स नहीं है, 10-15 मिनट्स दीजिए दिन का। बेटर हुआ तो 15 से 30 करिएगा, और बेटर हुआ 30 से 1 आवर करिएगा, इट्स अप टू यू। बट ट्राई करिए कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आए। सो आई ट्राइड कि मैं कुछ पॉइंट से आपको थोड़ा सा आपके माइंडसेट को चेंज कर सकूं। आइए, वी कैन हैव सम क्वेश्चंस। माइक है हमारे पास, तो अब आप सिलेक्ट करें प्लीज। आई डोंट वांट टू बी द बैड। माइक पहुंचा दीजिए, जिसको भी सवाल पूछना है आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं दिवेंदु मुखोपाध्याय हूँ, पीएचडी का स्कॉलर हूँ। मेरे गाइड डॉक्टर गौरव गुप्ता सर का मैं स्कॉलर। ओके। तो मेरा मतलब एक ही इसी से जो हमें समझ में आता है वो यही है कि गीता का एक श्लोक से आप कैसे हमें मोटिवेट कर सकते हैं। वो श्लोक है, सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयामि मा शुचः। इस चीज़ से जो ये मर्म जो है, आप इससे हम लोगों को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा भी मनन किया था। आज हम कुछ ना कुछ, हम जो भी आज आपके यहाँ पर आ पाए हैं, या जो भी कुछ हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आप इसमें आप कुछ अपनी राय बताएं। ओके, सो ये मेरे 2 फेवरेट श्लोक है गीता में। एक तो चलो सब जो फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सबको पता है। एक ये है, तो ये श्लोक तब का है जब भगवान एंड में अर्जुन को बहुत समझाया, बातों से समझाया, पर फिर भी एंड में वो समझ तो रहे नहीं है। तो भगवान को अपना लास्ट वेपन देना पड़ा। भगवान ने विराट रूप दिखाया। वो देख के अर्जुन को समझ आया कि ओके, ही इज समथिंग, ही इज द डिवाइन, ही इज द लॉर्ड, और इनकी बात मुझे माननी है। भगवान तब कहते हैं कि मैंने सारे तरीके बता दिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम अपना दिमाग लगाओ, सब करो, पर एंड में जब ऐसी परिस्थिति हो जाए ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। दैट इज सरेंडर टू द डिवाइन। जब आपको लग रहा है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप मुझे इशारा करो, आप मुझे बताओ क्या करना है, पर वो सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर गेम नहीं है, सरेंडर झूठी बात नहीं है, सरेंडर नाटक नहीं है, सरेंडर ढोंग नहीं है। जो करता है उसको आंसर्स नहीं मिलते। समर्पण बहुत पावरफुल है।
पर अगेन ये श्लोक उनके लिए है जो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, जिनका फेथ डिवाइन की ओर, आई ऑलवेज से द वर्ड डिवाइन, कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रही आप एक पिक्चर को मानो, मैं नहीं कह रही इसी जिसको आपको सही लगे, जिससे आपका हार्ट कनेक्ट हो जाए, वही डिवाइन है आपके लिए। पर वो पावर इतना ज्यादा बड़ा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जिस शहर में रह रहे हो, शहर का जो सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे पावरफुल, वो आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, सब संभाल लूंगा, चिंता मत कर। अब आप बताओ, ये बात सुन के आपके अंदर पावर आएगा कि नहीं? बताइए, यस और नो? आपको लगेगा ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लगता है कि नहीं? जबकि एक छोटे से शहर का पावरफुल व्यक्ति आपके अंदर इतना पावर क्रिएट कर सकता है। वो दुनिया चला रहे हैं, ब्रह्मांड चला रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं माँ में कम शरणम व्रज, मेरे पास आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। कितना पावर आता है कि जो दुनिया चला रहा है वो मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये पावर आता है आपके अंदर जब आप सरेंडर करते हो। ये पावर मेरे अंदर आने में भी बहुत समय लगा था। ऐसा नहीं है लाइफ में फेलियर्स नहीं आते, बहुत, मैं रिसेंटली कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हुई है कि आप कुछ दिनों के लिए बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, बट आई ऑलवेज से कि मैं भी ये चीजें फील करती हूँ, पर तब भी मैं अपने आप को यही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है काम होगा नहीं मेरा, अभी नहीं हुआ है, होगा और बेहतरीन होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है वो पीछे खड़ा है, वो खराब नहीं करेगा मेरा काम। शायद इस समय होना सही समय नहीं है, या वो कोई सीख देने की कोशिश करे, पर काम तो होगा। ये चीज मेरे अंदर इतना विश्वास लेके आती है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर आई एम क्राइंग, मतलब रोते रोते भी मैं यही बोल रही हूँ, वो साथ तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो चीज चाहिए थी मिली नहीं, दुख हो रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है, पर वो गलत नहीं करेगा मेरे साथ, मुझे पता है। ये पावर है इस श्लोक का, और आई थिंक ऐसे फिर कई श्लोक आएंगे जब आप पढ़ने लगते हो। बट अगेन यस, नेक्स्ट माइक का मुझे नहीं पता। हेलो हेलो जी। मेरा नाम विक्रम है और मैं खुश हूँ। आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपकी जो जन्मभूमि है वो मेरा ननियाल है, सुजानगढ़, वाह। राजस्थान से। तो मैं जब घर पे बताया कि आप आ रहे हो तो उस घर वाले सब खुश थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नानी बार को मायरा था, आप सब लोग तो नहीं जानते होंगे, जो उनके भजन सुनते हैं उनको पता है नानी बार को जो मायरा था, जैसे आप उसको कैसे इमोशनली कनेक्ट करते हो, कैसे पर्सनली आप इंटरेक्ट करते हो, और आज की जनरेशन को क्या मैसेज करना देना चाहते हो आप उसको लेके? ओके, सो ये एक डिवोटी की कथा है, पूरी कथा मैं समझा नहीं सकती, आप बैठ जाइए आराम से, थैंक यू सो मच। तो ये पूरी कथा समझाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, बट बहुत बहुत इमोशनल कथा है ये। एंड इट हैपेंड आई थिंक 500-600 ईयर्स अगो, जब मीराबाई का समय चल रहा था, तो तब नरसी भगत आए। ये गुजरात की कथा है, जूनागढ़ में। तो कथा लंबी है, उनकी बेटी होती है, बेटी की शादी है, तो हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है जिसे हम मायरा भात कहते हैं, और मायरा मामा परिवार भरते हैं, बट बिकॉज नरसी जी का कोई बेटा नहीं है और उनकी मतलब बेटी का कोई भाई नहीं है, तो मामा हुआ नहीं कि मायरा कौन भरे। तब नरसी जी ने तब कहा था कि मेरा मायरा कृष्ण भरेंगे आके, और वो आए थे और उन्होंने 56 करोड़ का मायरा भरा था। तो ये पूरी कहानी है, पर अब इसमें मायरा भरने से पहले नरसिंह जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मतलब बड़ी परीक्षाएं ली जा रही है, उनको बड़ा तंग किया गया है, और ऐसी परिस्थिति आई है जब बेटी ने मतलब कह दिया कि आप तो हो नहीं हो मेरे लिए एक बराबर है, और पता नहीं शायद पास्ट लाइफ में मैंने बहुत बड़े पाप किए थे कि आपके जैसा पिता मिला है मुझे। तो और उस समय मतलब वो क्या फील कर रहे हैं, पर तब भी उनका विश्वास ईश्वर पे इतना ज्यादा था। पर मुझे ये बात आई थिंक समझ आती है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पारिवारिक है। ये एक पारिवारिक कथा है, फैमिली की कथा। उसमें माता पिता, पति पत्नी, ननद देवरानी, जेठानी, सास बहू, मतलब सबकी बातें आती है। तो जितने लोग बैठे होते हैं, तो मैंने जब स्टार्ट की थी एक कथा, तब आई थिंक मुझे लगता है स्टार्ट में मैं नॉर्मली बात करती थी, पर एक दिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे थोड़ा कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इसके अंदर भाव नहीं है। और फिर उस दिन 3-4 घंटे उन्होंने मुझे बैठाया, और 3-4 घंटे में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मुझे बताई। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे पिता ने बहुत मेहनत करी, परिवार में स्थितियां बहुत खराब थी, और कई ऐसी चीजें मायरे में हुई है जो मेरे परिवार में भी हुई थी, चाहे वो इंसल्ट्स हो, रिजेक्शन हो, परिवार का अलग हो जाना, कई से चीजें थी।
और जब मेरे पिता वो मुझे डिस्क्राइब कर रहे थे, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने पिता को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा था। एंड आई वॉज जस्ट 10 years old। और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय आपको ये भी नहीं पता होता गले लगूं, आंसू पोंछूं या क्या बताऊं, मुझे नहीं पता कि कंसोल कैसे किया जाता है। और वो इंसान रो रहा है जो आपको हमेशा पकड़ता है जब आप रोते हो। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ था। उसके नेक्स्ट दिन जब मैंने कथा फिर से घर पे, क्योंकि मैं घर में प्रैक्टिस करती थी मैं कैसे बात करूंगी, समथिंग चेंज्ड। मुझे ऐसा लगता था जब मैं नरसी जी की बात करती हूँ कि मैं ही नरसी जी हूँ, मेरे साथ वो सब चीज़ हो रही है। उनकी बेटी का नाम नानी बाई था, कि जब नानी बाई की बात, आई यूज्ड टू फील कि मैं वो हूँ, मेरे साथ ये सब हो रहा है, या हस्बैंड ऐसा कर रहा है, या परिवार में ऐसा हो रहा है। तो वो आई थिंक डिवोशन मेरे पिता ने मेरे अंदर पैदा किया था, तब जाके वो डिवोशन आया। पर बहुत सुंदर कथा है, वुड से कि आप सबको सुननी चाहिए। मारवाड़ी में है, हिंदी में भी आई हैव ट्राइड, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर कथा है। जो मैंने कहा, अगर भक्ति आपको पैदा करनी है तो आप वो कथा सुनिए। यस मैम, आपने भी कहा है और बिल्कुल हकीकत बात है कि जब अध्यात्म अपने सीमा पे होगा तो वो विज्ञान को वहाँ पे पहले से बैठा देखेगा। विज्ञान जब आएगा तब अध्यात्म पहले से बैठा होगा। अध्यात्म हाँ पहले से जी। बैठे को देखेगा। तो मैम, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आस्था है वो मेहनत से बचने का एक तरीका है? या ओके, ये उनके लिए हो सकता है जो स्क्रिप्चर पढ़ नहीं रहे, क्योंकि स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान बायस्ड नहीं है कि भगवान कहेंगे कि भाई ये मेहनत कर रहा है और वो मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं इसके काम बनाऊंगा क्योंकि मेरी भक्ति कर रहा है। नहीं बनाएंगे। पहली बात तो यहां सबको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, भक्ति काम नहीं बनाती, भक्ति आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आती है ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना आप खड़े रहकर कर सके। परिस्थितियां नहीं बदलेगी। किसी को लगेगा भक्ति करने से दुख चले जाएंगे, दुख ज्यादा आएंगे। मीराबाई के आज कथा करते हैं हम, आज उनको अच्छा बोल रहे, जब वो थी किसी ने अच्छा नहीं बोला था, उनको बस सताया गया था। तो भक्ति कोई आपके लाइफ में मैजिक नहीं लेकर आती कि सब चीजें ठीक हो जाएगी, काम बन, कुछ नहीं बनेगा। काम तो मेहनत से ही बनेगा। और ये स्क्रिप्चर्स पढ़ाते हैं, स्क्रिप्चर्स नहीं बताते। बट अगेन, आप कई बार ऐसी चीजें सुन लेंगे किसी से जो कहेंगे ये करने से काम बन जाता है। नहीं बनता भाई, मुझे तो नहीं लगता बनता। वो कोइंसिडेंस हो जाए कभी कभी किसी के साथ तो वो मान लेता है कि हो गया, पर जो काम होता है मेहनत से होता है। क्योंकि ऐसा होता तो भगवान के अपने काम हो गए होते। उनको वनवास में नहीं जाना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, द्वारिका नहीं डुबानी पड़ती, वो ईश्वर थे। कर्म करना पड़ेगा और कर्म ही वापस घूम के आता है। मुझे लगता है स्क्रिप्चर्स तो यही सिखाते हैं। बाकी अगेन वही अंधविश्वास वाली बात है, आपने किसी को सुन लिया, मान लिया, कर लिया, कुछ नहीं होता ऐसा। प्लीज लेट मी नो द टाइम, है ना, व्हेन शुड आई एंड इट, ताकि आप अगली बार बुलाएं। ऐसे सबका नहीं आंसर करूंगी मैं, अभी कर दूंगी तो आप अगली बार नहीं बुलाएंगे मुझे। Hello. Thank you मैम फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। मोस्ट वेलकम। माय क्वेश्चन इज कि हमारे पास कितनी फ्री विल होती है, या फिर हमारी डेस्टिनी, फेट और प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं कि अब हम फ्री विल एक्सरसाइज कर पाएंगे? देखिए, कुछ चीजें हैं लाइफ में जो डिसाइडेड होती है, कुछ चीजें हैं जो प्रारब्ध की वजह से होती है। अगेन आई विल गिव आंसर्स अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो प्रारब्ध क्या होते हैं आप जानते हैं? पास्ट लाइफ कर्मास। तो बिकॉज यू नो कई बार ऐसा होता है कि कुछ है जो एक अलग घर में पैदा हो रहा है, कुछ अलग घर में पैदा हो रहा है, एंड आई फील कुछ तो रीजन होगा। अगर कोई प्रारब्ध नहीं भी मानता तो आप मुझे बता दो रीजन क्या है। कि कोई ऐसी परिस्थिति में पैदा हो रहा है जहां उसके पास पैदा होते ही सब कुछ है, और कोई है जिसके पास अन्न का दाना भी नहीं है। तो आई फील कुछ तो पास्ट लाइफ की चीजें होती है जिसे शास्त्र प्रारब्ध कहते हैं, कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास थोड़े से काउंट आपके नेक्स्ट लाइफ में भी होते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो डेस्टिनी होती है या पहले से लिखी होती है, बट मैक्सिमम चीजें नहीं होती। मैं एक सुंदर बात कहती हूं कि हाँ, बिल्कुल जिंदगी की किताब पहले से लिख दी गई है, पर आपको क्या पता कुछ पन्नों में ईश्वर ने लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मेहनत और कर्म चीजें बदल सकता है, ये बिल्कुल है। पर जैसे कुछ चीजें हैं जो मुझे, जैसे मृत्यु शास्त्र कहता है जिस दिन पैदा होते उसी दिन डेट लिख दी जाती है कि इस दिन चला जाएगा व्यक्ति, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, बट आई वुड से मेहनत से सब चेंज हो सकता है। आप दिमाग लगाइए, मेहनत करिए, ईश्वर में अपना ध्यान रखिए कि वो इंसान गलत नहीं करेगा। और
जब हम ईश्वर की बात करते हैं, एक बहुत सुंदर बात है, हम ईश्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप हर चीज उनको डेडिकेट करते हो ना, तो आप कई बार गलत करने से बच जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि आप खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाइए। अब इतनी बुद्धि सब में है कि भगवान को क्या भोग लगाना है। मतलब मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता कि भगवान को क्या भोग लगेगा। तो जब आपको लगता है कि मैं भगवान को जो भोग लगाऊंगा वही खाऊंगा, आप भी गलत खाने से बचेंगे। अब कई बार होता है कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अब चोरी चकारी भगवान को समर्पित करके कौन करेगा? जो कर रहा है फिर वो उसको वापसी भी मिलती है। रावण ने किया तो वापसी भी मिला ना, इसलिए भगवान ये सब तैयार है। भगवान कहे देख लो भाई, जैसी जिंदगी जियोगे वैसे एंड मिलेगा। राम जैसे जियोगे राम जैसा एंड होगा, रावण जैसे जियोगे रावण जैसा एंड होगा। ये तो एक लाइफ बताई है उन्होंने। तो अगर आप कोई भी काम अपने दिमाग में ईश्वर को रखते हुए करते हैं ना कि उनको कैसा लगेगा, तो आप बहुत सही रास्ते पर चलते हो, बहुत गलत करने से बच जाओगे। आप अपना हर चीज डेडिकेट करो। डेडिकेट एज इन क्या? उनको कैसा लगेगा। अभी आपकी चिंता होती है ना, ये क्या सोचेगा, पड़ोस वाला क्या सोचेगा, फ्रेंड, कोई काम के नहीं है सब। ये सब उगते सूरज को सलाम करते हैं। या सुनो, बड़े हो जाओगे सब तालियां बजाने लग जाएंगे, जब तक नहीं होते तब तक सब गालियां देते हैं। रिश्तेदार आपके जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं तब आपको सब बोलेंगे अरे पैसा बर्बाद कर रहा है, अरे कर क्या रहा है, अरे नहीं करेगा, अरे टाइम में। जिस दिन हो गए हमको पहले से ही पता था ये कुछ अलग करेगा। ये सब रिश्तेदारों ने कहा है। यस और नो? इन पर मत आप सोचिए कि ये क्या कह रहे हैं। हर काम में सोचिए उसको कैसा लगेगा। अगर आपको आपके अंदर से आवाज मिलती है कि उसको अच्छा लगेगा, कर दो। नो मैटर कितने लोग कह रहे हैं मत कर मत कर, आप करो वो काम। लेकिन अगर आपको अंदर से आवाज मिलती है उनको अच्छा नहीं लगेगा, तब भले ही हजारों की संख्या में लोग कह रहे हो कर कर, मत करना। क्योंकि जिस दिन गिरे वो हजार भाग जाएंगे, संभालना आपको अकेले पड़ेगा। तो इसीलिए आई फील कि ये चीजें हैं, बाकी तो मेहनत से ही होता है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। कई बार इमोशंस और लॉजिक के बीच में लड़ाई होती है। इमोशंस कैन बी फॉर पेरेंट्स, कैन बी फॉर सिबलिंग्स, कैन बी फॉर फ्रेंड्स, जो इमीडिएट कंफर्ट देता है लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और उसी मोमेंट पे हमें पता है कि अगर हम लॉजिकली ये डिसीजन लेते हैं, सो दिस कैन गिव डिस्कम्फर्ट नाउ, बट आगे चल के बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए? आपने खुद आंसर कर दिया। देखिए आपने क्या कहा कि आपको पता है कि ये अभी कंफर्ट दे रहा है पर आगे जाके मेरा काम खराब कर देगा। क्या फायदा ऐसे काम का? क्योंकि आपको हर चीज लॉन्ग टर्म सोचनी है ना। जैसे मैंने कहा, हमें पता होता है फिर भी हम नहीं लेते। हमें लगता है कि नहीं, ये कोई आके हमें बोले। उस समय हम फ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, रिलेटिव ढूंढ रहे होते हैं कि हम, पर आपको पता है कि ये मुझे अभी थोड़े देर के लिए कंफर्ट दे रहा है पर आगे जाके मेरी लाइफ खराब कर देगा। और मैं ये इमोशन के लिए नहीं कहती, ये मैं ओवर सेंसिटिव होने के लिए कहती हूँ। इमोशंस हमेशा लॉजिकल होते हैं पर ओवर सेंसिटिवनेस आपकी ना वो इलॉजिकल हो जाती है। इमोशंस तो देखिए, इंसान में इमोशंस नहीं तो इंसानियत नहीं। एकदम ही लॉजिक के हिसाब से काम करेगा, रोबोट है ये। भावनाएं खत्म हो गई। भावनाएं तो होनी चाहिए पर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए कि जिस चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है जीवन में कुछ बुरा हो जाए, कुछ दिन व्यक्ति को रोना चाहिए, ये नेसेसरी है, रोना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। पर एक महीने तक कमरे से नहीं निकल रहे, ये गलत बात है। ये फिर आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपने खुद ने आंसर किया इसका। फॉर फ्रेंड्स इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट कई बार आपके कुछ ऐसे क्लोज पर्सन्स होते हैं, दिस कैन बी योर ब्रदर्स, कैन बी योर पेरेंट्स। उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? बिकॉज समटाइम्स यू आर अनएबल टू थिंक। आई डिडंट गेट यू, लाइक सामने as in अगर- क्या सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन इज दिस लाइक कि अगर ये इमोशंस आपके बहुत क्लोज लोगों के लिए हैं, दिस कुड बी योर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स और भाई, एंड ऑन द अदर साइड इट इज लॉजिक कि भाई आगे चल के ये अब देखिए, ये अगेन ये वो वाले